कहानी की शुरुआत बैंकॉक के एक मशहूर कॉलेज से होती है। अचानक पूरे कॉलेज में एक खतरनाक ज़ॉम्बी वायरस फैल जाता है। जैसे जैसे संक्रमित लोगों की संख्या बढ़ती है, पूरा कैंपस कुछ ही देर में अफरा तफरी में बदल जाता है। जो लोग अभी तक बचे हुए थे वो अपनी जान बचाने के लिए एक साथ इकट्ठा हो जाते हैं, लेकिन कॉलेज से बाहर निकलने के जितने भी रास्ते थे उन पर ज़ॉम्बीज़ का कब्जा हो चुका था। इसलिए उनके पास एक क्लासरूम में छिपकर अपनी जान बचाने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं बचता। इसी बीच अनींग घबराई हुई अपने प्रोफेसर को फोन करती है। उसकी माँ पिछले 6 महीनों से बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी हुई है। अनींग जानती थी कि इस समय कॉलेज से बाहर निकलना नामुमकिन है, इसीलिए वो प्रोफेसर से उसकी माँ का ध्यान रखने की गुजारिश करती है। उधर क्लासरूम के बाहर ज़ॉम्बीज़ लगातार दरवाजों और खिड़कियों पर जोर जोर से हमला कर रहे थे। हालात ऐसे थे कि अनींग को मजबूरी में अपनी बात बीच में ही खत्म करके फोन काटना पड़ता है। उसी समय टीवी पर इमरजेंसी न्यूज चलने लगती है। सरकार आधिकारिक तौर पर पूरे बैंकॉक में इमरजेंसी लागू होने का ऐलान करती है। साथ ही ये भी बताया जाता है कि इस महामारी का मुख्य केंद्र वही कॉलेज है जहां इस समय अनींग मौजूद है। ये खबर सुनते ही प्रोफेसर के चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है। वो चुपचाप बेडरूम में जाते हैं, टेबल पर रखा दवाइयों से भरा एक लोहे का अजीब सा बॉक्स खोलते हैं और फिर अनींग की माँ को देखकर गहरी सोच में डूब जाते हैं। दूसरी तरफ क्लासरूम में छिपे बाकी लोग दरवाजे को पूरी तरह बंद करने का तरीका सोच रहे थे, लेकिन कैप वाली लड़की का मानना था कि ये दरवाजा ज्यादा देर तक ज़ॉम्बीज़ को नहीं रोक पाएगा और आज नहीं तो कल वो इसे तोड़ ही देंगे। तभी अचानक किसी की नजर खिड़की के बाहर जाती है। वो तुरंत सबको बालकनी में छिपने का इशारा करता है। नीचे बने स्पोर्ट्स ग्राउंड से बीच बीच में लोगों की दर्दनाक चीखें सुनाई दे रही थी। उन आवाजों ने वहाँ मौजूद सभी लोगों की धड़कनें बढ़ा दी थी। इसी दौरान ग्रुप का एक लड़का सामने वाली टीचिंग बिल्डिंग की तरफ देखता है। वहाँ की बालकनी में भी कुछ लोग खड़े दिखाई देते हैं। ध्यान से देखने पर उसे उनमें अपना एक पुराना जानने वाला नजर आता है। वो तुरंत उसे फोन मिलाता है। अनींग भी सामने देखती है और हैरान रह जाती है। सामने वाली बिल्डिंग में मौजूद लोगों के बीच उसका भाई अनोंग भी था, लेकिन तभी अचानक ऊपर की एक ऊंची बिल्डिंग से कोई नीचे गिर जाता है। ये देखकर दोनों तरफ मौजूद सभी लोग बुरी तरह घबरा जाते हैं। थोड़ी देर बाद अजीन अनींग से फोन लेकर सामने वाले ग्रुप से बात करता है। वो उन्हें लाइब्रेरी में छिपने का सुझाव देता है। हाल ही में वहाँ रेनोवेशन का काम चल रहा था, इसलिए उम्मीद थी कि वहाँ ज्यादा लोग नहीं होंगे और ज़ॉम्बीज़ भी कम होंगे। दोनों ग्रुप आपस में बात करने के बाद इस बात पर सहमत हो जाते हैं कि फिलहाल लाइब्रेरी ही सबसे सुरक्षित जगह हो सकती है, क्योंकि जहाँ कम लोग होंगे वहाँ ज़ॉम्बीज़ भी कम होंगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि लाइब्रेरी यहाँ से काफी दूर थी। वहाँ तक पहुँचने के दौरान उन्हें कई जगह ज़ॉम्बीज़ से बचकर निकलना था, इसलिए दोनों ग्रुप बहुत संभल कर और धीरे धीरे आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। अब दोनों ग्रुप बहुत संभल कर लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं। रास्ते में लंबे बालों वाली जियाओ मेई बार बार अपने पिता को फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी। उसे डर था कि कहीं स्कूल के बाहर उसके पिता के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। तभी कैप वाली लड़की उसके हाथ से फोन छीन लेती है, क्योंकि अगर इसी समय फोन की आवाज आ जाती तो ज़ॉम्बीज़ का ध्यान उनकी तरफ जा सकता था। लेकिन कुछ ही देर बाद सबको एहसास हो जाता है कि ज़ॉम्बीज़ ने उन्हें लगभग चारों तरफ से घेर लिया है। अब बालकनी के रास्ते आगे बढ़ना आसान नहीं था। तभी घुंघराले बालों वाला लड़का अपने बैग से एक ब्लूटूथ स्पीकर निकालता है। वो सबको बताता है कि अगर स्पीकर को सामने वाली बिल्डिंग में रखकर उसमें तेज आवाज चला दी जाए तो सभी ज़ॉम्बीज़ उसी तरफ चले जाएंगे। तब तक दोनों ग्रुप आराम से निकल सकते हैं। उसका प्लान सुनकर सभी तुरंत तैयार हो जाते हैं, लेकिन जैसे ही बात आती है कि स्पीकर रखने कौन जाएगा, सभी चुप हो जाते हैं। ये देखकर कैप वाली लड़की खुद ही ये खतरा उठाने का फैसला करती है। बाकी लड़के वहीं खड़े उसे जाते हुए देखते रहते हैं। कैप वाली लड़की स्पीकर को सीने से लगाकर दीवार के सहारे धीरे धीरे आगे बढ़ती है। उधर बाकी लोग घबराए हुए उसकी तरफ देखते रहते हैं। इसी दौरान छोटे बालों वाली लड़की अपना फोन निकालती है। उसके फोन पर सरकार की तरफ से एक इमरजेंसी मैसेज आया था। उसमें लिखा था कि महामारी के बेकाबू होने की वजह से संक्रमित इलाके की बिजली, पानी और मोबाइल नेटवर्क बंद कर दिया जाएगा। ये खबर सुनकर सभी लोग परेशान हो जाते हैं। उधर कैप वाली लड़की टीचिंग बिल्डिंग के बीच वाले हिस्से तक पहुंच जाती है। वो धीरे से स्पीकर जमीन पर रखती है, लेकिन जैसे ही उसे चालू करती है उसके स्टार्ट होने की तेज आवाज निकल जाती है। ये आवाज सुनकर वो खुद भी डर जाती है और तुरंत नीचे बैठ जाती है। वो चारों तरफ देखकर यकीन करती है कि किसी ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा, लेकिन तभी उसकी नजर दूसरी मंजिल की बालकनी पर खड़े एक ज़ॉम्बी पर पड़ती है। वो बिना कोई आवाज किए धीरे धीरे पीछे हटती है और वापस अपने साथियों के पास पहुंच जाती है। दूसरी तरफ अनींग और उसका ग्रुप भी धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उनके साथ चल रही पोनीटेल वाली लड़की का पैर मुड़ चुका था। बाकी सभी ठीक थे। अब तक सभी लोग ज़ॉम्बीज़ की आदत समझ चुके थे। उन्हें पता चल गया था कि ज़ॉम्बीज़ आवाज के प्रति बहुत संवेदनशील हैं। साथ ही उन्हें रोशनी वाली जगह भी अपनी तरफ खींचती है। इसलिए अनींग और उसके साथी स्ट्रीट लाइट से बचते हुए अंधेरे वाले रास्ते से आगे बढ़ रहे थे, लेकिन पोनीटेल वाली लड़की के घायल पैर की वजह से उनकी रफ्तार काफी धीमी हो गई थी। उसके चलने से हो रही हल्की आवाज सुनकर पास के कुछ ज़ॉम्बीज़ सतर्क हो जाते हैं। ये देखकर पूरा ग्रुप अपनी अपनी जगह बिल्कुल शांत खड़ा हो जाता है। कोई भी हिलने की हिम्मत नहीं करता। उधर कैप वाली लड़की पहले ये पक्का करती है कि दूसरी मंजिल पर खड़े ज़ॉम्बी ने उसे नहीं देखा। इसके बाद वो जल्दी से वापस अपने साथियों के पास लौट आती है। जैसे ही वो वापस पहुंचती है, घुंघराले बालों वाला लड़का तुरंत अपने फोन से ब्लूटूथ स्पीकर चला देता है। अगली
अगले ही पल स्पीकर से तेज आवाज गूंजने लगती है। आवाज सुनते ही चारों तरफ मौजूद ज़ॉम्बीज उसी दिशा में भागने लगते हैं। इस प्लान की वजह से सिर्फ उनका ग्रुप ही नहीं बल्कि अनींग का ग्रुप भी आगे बढ़ने का मौका पा जाता है। दोनों ग्रुप बिना समय गंवाए लाइब्रेरी की तरफ बढ़ने लगते हैं, लेकिन पोनीटेल वाली लड़की अब बिल्कुल भी ठीक से नहीं चल पा रही थी। उसकी हालत देखकर बीच में मांग निकालने वाला लड़का उसे अपनी पीठ पर उठाकर चलने लगता है। तभी अचानक ऊपर से खून की कुछ बूंदें नीचे गिरती हैं। सभी लोग ऊपर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि पेड़ पर एक ज़ॉम्बी लटका हुआ था। अगले ही पल वो ज़ॉम्बी नीचे कूद जाता है। लड़का पोनीटेल वाली लड़की को पीठ पर लेकर पूरी ताकत से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो ज्यादा तेज नहीं भाग पाता। कुछ ही सेकंड में ज़ॉम्बी उन दोनों तक पहुंच जाता है और उन्हें जमीन पर गिरा देता है। लड़का तुरंत ज़ॉम्बी को लात मारकर अपने से दूर कर देता है, लेकिन अगले ही पल वही ज़ॉम्बी रेंगते हुए वापस आता है और पोनीटेल वाली लड़की की पिंडली पर काट लेता है। उसी समय बाकी ज़ॉम्बीज भी आवाज सुनकर वहाँ पहुँच जाते हैं। ये देखकर कुछ लड़के तुरंत पीछे मुड़ते हैं और उस लड़के को जबरदस्ती वहाँ से खींच कर ले जाते हैं। पोनीटेल वाली लड़की वहीं ज़ॉम्बीज के बीच फंस जाती है। मजबूरी में सभी लोग उसे वहीं छोड़कर भाग जाते हैं और सीधे लाइब्रेरी के अंदर पहुंचते हैं। वहां उनकी मुलाकात कैप वाली लड़की और उसके साथियों से होती है। अनींग और उसका भाई अनोंग आखिरकार एक दूसरे से मिल जाते हैं। वहीं बाकी लड़के तुरंत लाइब्रेरी का मेन दरवाजा अच्छी तरह बंद कर देते हैं। अजीम का अंदाजा सही निकला। फिलहाल लाइब्रेरी के अंदर एक भी ज़ॉम्बी नहीं था। इस समय वही जगह सबसे सुरक्षित लग रही थी, लेकिन लंबे बालों वाली ज़ियाओ मेई फिर से अपने पिता को फोन मिलाने लगती है। इस बार फोन में बिल्कुल भी नेटवर्क नहीं था। तभी छोटे बालों वाली लड़की सभी को याद दिलाती है कि सरकार पहले ही बता चुकी थी कि मोबाइल नेटवर्क, बिजली और पानी बंद कर दिया जाएगा। ये सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि अब उनकी हालत और भी मुश्किल होने वाली है। इसी बीच अमीर घर का लड़का असांग कहता है कि उन्हें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए, क्योंकि बिना पानी और बिजली के वो ज्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन अजीन उसकी बात का विरोध करता है। उसके मुताबिक इस समय बाहर निकलना मतलब अपनी जान खतरे में डालना है, इसलिए बेहतर होगा कि वो यहीं रहें और बाहर से आने वाली मदद का इंतजार करें। तभी चश्मा पहने एक लड़का एक रेडियो लेकर आता है। उसे लगता है कि शायद रेनोवेशन करने वाले मजदूर उसे यहीं छोड़ गए थे। रेडियो पर लगातार इमरजेंसी न्यूज चल रही थी। उसमें बताया जाता है कि कॉलेज के आसपास का पूरा इलाका सेना ने सील कर दिया है। सरकार रात 8:30 बजे बिजली और पानी बंद कर देगी। साथ ही सभी बचे हुए लोगों से कहा जाता है कि वो जितना हो सके किसी ऊंची जगह पर पहुंच जाए। दिन में सेना के हेलीकॉप्टर आकर संक्रमित न हुए लोगों को रेस्क्यू करेंगे। ये खबर सुनने के बाद सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं। उन्हें लगने लगता है कि शायद इसी कॉलेज से इस वायरस की शुरुआत हुई है, लेकिन किसी को भी पहले इसकी भनक तक नहीं थी। तभी असांग को लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी पार्किंग याद आती है, लेकिन अनींग का कहना था कि ये खबर कॉलेज में छिपे बाकी लोगों तक भी पहुंचनी चाहिए। असांग तुरंत इसका विरोध करता है। उसे लगता था कि इससे सिर्फ नई परेशानी खड़ी होगी। वहीं अजीन अनींग की बात का समर्थन करता है। कैप वाली लड़की दोनों के बीच चल रही इस अनबन को चुपचाप देखती रहती है। इसके बाद अनींग सीधे दूसरी मंजिल पर बने ब्रॉडकास्ट रूम में चली जाती है। वहाँ जाकर वो माइक और ब्रॉडकास्ट सिस्टम चालू करती है और रेडियो पर सुनी गई पूरी अनाउंसमेंट कॉलेज के सभी लोगों तक पहुँचा देती है। इसके साथ ही वो सभी स्टूडेंट्स से अपील करती है कि सुबह हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू पाने के लिए जितना हो सके कॉलेज की छत पर पहुंचे। लेकिन इसके बाद भी वो नहीं रुकती और सभी बचे हुए लोगों से लाइब्रेरी में आने के लिए भी कहती है, क्योंकि उसके मुताबिक इस समय यही सबसे सुरक्षित जगह थी। जैसे ही उसकी अनाउंसमेंट खत्म होती है उसी समय पूरी बिल्डिंग की बिजली चली जाती है। बाहर की सभी लाइटें भी बंद हो जाती है। रोशनी खत्म होते ही पहले जो ज़ॉम्बीज लाइट के नीचे इकट्ठा थे अब वो अलग अलग दिशाओं में फैलने लगते हैं। वहीं कॉलेज के अलग अलग हिस्सों में छिपे हुए लोग अनींग की अनाउंसमेंट सुनने के बाद लाइब्रेरी की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देखने लगते हैं। इसी बीच जिस पोनीटेल वाली लड़की को ज़ॉम्बीज ने मार दिया था वो अचानक अपनी सफेद आंखें खोल देती है। इसके बाद वो धीरे धीरे उठती है और बाकी ज़ॉम्बीज के साथ चलने लगती है। दूसरी तरफ लाइब्रेरी के अंदर ज़ियाओ मेई अब भी बार बार अपने पिता को फोन मिलाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नेटवर्क पूरी तरह बंद हो चुका था, इसलिए उसकी एक भी कॉल नहीं लग रही थी। उसे इस हालत में देखकर छोटे बालों वाली लड़की उसे समझाने की कोशिश करती है, लेकिन ज़ियाओ मेई पहले से ही बहुत परेशान थी। वो बताती है कि उसके पिता स्कूल के गेट के बाहर एक स्टॉल लगाते हैं। उनके पैरों में भी तकलीफ है। अगर उन्होंने इतने समय से फोन नहीं उठाया तो हो सकता है उनके साथ कुछ बुरा हुआ हो। ये सुनकर कैप वाली लड़की उससे कहती है कि अगर उसे अपने पिता की इतनी ही चिंता है तो वो खुद जाकर उन्हें ढूंढ ले। तभी छोटे बालों वाली लड़की फिर से ज़ियाओ मेई का पक्ष लेती है। दोनों के बीच बहस बढ़ने लगती है। अगर बाकी लोग उन्हें न रोकते तो बात हाथापाई तक पहुंच जाती। तभी अजीन आगे आता है और ज़ियाओ मेई को समझाता है। उसकी बात सुनने के बाद ज़ियाओ मेई शांत हो जाती है। अनींग ये सब देख रही थी। वहीं पास बैठा असांग भी ये सब देख रहा था और उसे अजीन का ज़ियाओ मेई को इस तरह समझाना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। तभी अनोंग भागता हुआ हॉल में आता है और सबको खिड़की के पास बुलाता है। उसके पास नाइट विजन कैमरा था। कैमरे में बाहर का नजारा देखकर सभी हैरान रह जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे ज़ॉम्बीज आपस में किसी तरह एक दूसरे से तालमेल बनाकर चल रहे हों। उन्हें देखकर किसी को भी नहीं लग रहा था कि वो आम ज़ॉम्बीज हैं। ऐसा महसूस हो रहा था कि वो किसी तरह एक दूसरे तक जानकारी पहुंचा सकते हैं। अनींग कहती है कि अभी इन सब बातों पर सोचने का कोई फायदा नहीं है। सुबह उन्हें हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू के लिए
छत पर भी जाना है, इसलिए बेहतर होगा कि सभी लोग थोड़ा आराम कर लें। सभी उसकी बात मान लेते हैं, लेकिन ऐसे हालात में किसी की भी ठीक से नींद नहीं आती। देखते ही देखते सुबह हो जाती है। सुबह असांग सबको अलग अलग जाकर हथियार ढूंढने के लिए कहता है। वो तय करता है कि सभी लोग ठीक 7 बजे वापस यहीं मिलेंगे। इसके बाद सब एक साथ लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल पर बनी पार्किंग की तरफ जाएंगे। सबके जाने के बाद असांग सिर्फ अजीम को रोकता है। वो उसे अनींग से दूर रहने के लिए कहता है। इसके बाद वो बताता है कि अनींग और प्रोफेसर काफी समय से छिपकर एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जिसका संबंध अनींग की माँ की अजीब बीमारी से भी है। उधर बाकी लोग हथियार ढूंढने के लिए अलग अलग तरफ चले जाते हैं। कैप वाली लड़की को एक टूल बॉक्स मिल जाता है, लेकिन तभी उसकी नजर बाहर जाती है और वो देखती है कि ज़ॉम्बीज़ फिर से वहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में बाकी लोगों को भी समझ आ जाता है कि ज़ॉम्बीज़ लाइब्रेरी के अंदर आ चुके हैं, जबकि उन्होंने मेन दरवाजा अच्छी तरह बंद किया था। जब वो दूसरी तरफ से निकलने की कोशिश करते हैं तो देखते हैं कि एक ज़ॉम्बी आराम से पोछा लगा रहा है। तभी सभी को समझ में आता है कि ये लाइब्रेरी के स्टाफ थे। उनके पास स्टाफ एंट्री का एक्सेस कार्ड था, इसलिए वो स्टाफ वाले रास्ते से अंदर आ गए। उधर छोटे बालों वाली लड़की खिड़की के रास्ते वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन तभी जियाओ मेई के फोन का अलार्म अचानक बजने लगता है। फोन की स्क्रीन टूट चुकी थी, इसलिए वो चाहकर भी अलार्म बंद नहीं कर पाती। आवाज सुनते ही आसपास के सभी ज़ॉम्बीज़ उसकी तरफ दौड़ पड़ते हैं। छोटे बालों वाली लड़की खिड़की से कूदकर भागती है, लेकिन कुछ ही दूर जाते ही ज़ॉम्बीज़ उसे पकड़ लेते हैं और उसकी गर्दन पर काट लेते हैं। दूसरी तरफ जियाओ मेई अपना फोन छोड़ने को तैयार नहीं होती। बड़ी संख्या में ज़ॉम्बीज़ उसके पीछे पड़ जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए वो दूसरी तरफ से कूदकर भागती है। वहाँ उसकी नजर छोटे बालों वाली लड़की पर पड़ती है, जिसे ज़ॉम्बीज़ काट चुके थे। जियाओ मेई वहाँ से भागती है और एक मोड़ पर उसकी मुलाकात अनींग और उसके साथियों से हो जाती है। अब जियाओ मेई भी उनके साथ थी, लेकिन उसके पीछे पीछे ज़ॉम्बीज़ भी आ चुके थे। ऐसे में क्या ये सभी लोग लाइब्रेरी की सबसे ऊपरी मंजिल तक पहुंच पाएंगे और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू हो पाएगा? इसी सवाल के साथ इस एपिसोड का अंत हो जाता है।